हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज एंड थिंकिंग, भाषा और चिंतन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नोम चॉम्स्की ने भाषा और चिंतन के बारे में क्या कहा है, पियाजे ने भाषा और चिंतन के बारे में क्या कहा है। तो आइए जानते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं कि भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, अपने विचारों, अपने भावों को व्यक्त करने की जो है एक माध्यम है, एक टूल है, जिसके ज़रिए इंडिविजुअल अपनी बातों को दूसरे लोगों तक कन्वे करता है। इसी मीडियम को हम जो है लैंग्वेज और भाषा कहते हैं। तो इस भाषा के कुछ भाग होते हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे। पहले भाषा के भाग यानी पार्ट्स। इसके बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है स्वनिम, जिसको हम जो है फोनिम भी कहते हैं। स्वनिम, फोनिम। फोनिम जो होते हैं ये लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। इसका अपने आप में तो कोई विशेष मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये जिस शब्द के साथ लग जाता है उसके कुछ मीनिंग में परिवर्तन, उसके कुछ बदलाव कर देता है। जैसे हमारा आ हुआ, ई हुआ, ए हुआ, एन हुआ, इनको हम जो है स्वनिम, फोनिम्स कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले स्वनिम ही को सीखता है। जैसे आ किसी के साथ लग गया, बड़ा आ किसी के साथ लग गया। जैसे परिवर्तन हुआ, तो आ लगा दिया, उससे पहले अपरिवर्तन। तो चीजें जो है मीनिंग जो है चेंज कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है रूपम, जिसको हम जो है मॉर्फिम भी कहते हैं। मॉर्फिम ये शब्दों का सबसे छोटा रूप होता है। ये पूरे शब्द नहीं है, लेकिन यहां पे जो है शब्द स्टार्ट हो जाते हैं, वर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन सबसे छोटा रूप होता है। बच्चा यहां पे जैसे कुछ जो है छोटे छोटे लफ्ज कहने लगता है, जैसे पापा, मम्मी, खाना। इस तरीके के शब्दों को जो है हम रूपम कहते हैं। थर्ड हमारा जो आता है वो आता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्टिकली या सिंटैक्स भी कहते हैं। इसमें जो यहां पे अब जो है पूरा सेंटेंस आना स्टार्ट हो गया, पूरा वाक्य आना स्टार्ट हो गया। और ये जो सिंटैक्स है, जो वाक्य विन्यास है, ये डिपेंड करती है, ये कहता है वाक्य की संरचना पर। जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारी वर्ब है, क्या वो अपने सही जगह पर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। इसी को हम जो है क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि अदनान सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक सेंटेंस हुआ अदनान सर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो है सब्जेक्ट सही पे लगा हुआ है, वर्ब सही पे लगी हुई है। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, पढ़ा रहे हैं अदनान सर, तो ये जो है पूरा उसका सिंटैक्स जो है, पूरा वाक्य विन्यास गड़बड़ हो गया। तो ये बात समझ में आई, वाक्य विन्यास समझ में। नेक्स्ट हमारा आता है अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास, ये क्या होता है अर्थ विन्यास? इसको हम कहते हैं सिमेंटिक। पहला वाला था हमारा वाक्य विन्यास, शब्दों की जगह से लेकर। अब इसमें क्या होता है, जब किसी भी सेंटेंस के, किसी भी वाक्य के सभी शब्द अर्थपूर्ण हो, तो वो जो उस अर्थ को, उस पूरे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इसका सिमेंटिक जो है अर्थ विन्यास ठीक है। जैसे मैं कहूं अदनान सर पानी पी रहे हैं, ठीक है, अदनान सर पानी पी रहे हैं, ठीक। तो यहां पर सारे जो वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं, अदनान सर पानी पी रहे हैं, तो इनका कुछ ना कुछ अर्थ है। अगर मैं यहां पे कर दूं अदनान सर पानी खा रहे हैं, अदनान सर पानी खा रहे हैं, तो क्या खाने का जो अर्थ हुआ, जो इसका मीनिंग हुआ, वो सही हुआ कि नहीं हुआ? गलत हो गया ना। तो इसका अर्थ विन्यास गड़बड़ हो गया। अब कोई बंगाल का हो तो वो कहेगा नहीं, हमारे यहाँ तो पानी खाया ही जाता है। बंगाल में हर चीज खाई जाती है, पानी खाया जाता है, चाय खाई जाती है, ठीक है। तो वहां पीना कोई चीज, पीते कोई चीज वो है ही नहीं, सिर्फ खाते हैं वो। तो ऐसी बात नहीं है कि वहां पे अर्थ विन्यास सही हो जाएगा, अपना अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस है। तो यहां पर अगर जो है अर्थ किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड्स का अर्थ गड़बड़ हो रहा है
तो वो उसका अर्थ विन्यास गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 4 पार्ट थे, स्वनिम, फोनेम्स जिसमें आ, ई, ए छोटे होते हैं, ये सबसे बेसिक यूनिट है। उसके बाद रूपम आए, मॉर्फेम आए, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई यहां तक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज के विकास, लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हुए हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने जो है अपने जो है प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे भाषा विकास के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहला जो आता है हमारा वो आता है बेंडूरा का, अल्बर्ट बेंडूरा का सिद्धांत। बेंडूरा का सिद्धांत, अल्बर्ट बेंडूरा ने अपनी एक थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम की थ्योरी दी थी। इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा जो है अपने समाज के साथ इंटरेक्ट करता है और इमिटेशन के जरिए सीखता है। इमिटेशन यानी अनुकरण, यानी नकल करके सीखता है। अपने लोगों से जो वो कुछ बोल रहे हैं या जो भी कुछ वो ऑब्जर्व करता है उसके जरिए वो सीखता है। तो इसी थ्योरी को हम जो है अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकरण का सिद्धांत यानी इमिटेशन थ्योरी, इमिटेशन थ्योरी। यहां पे उन्होंने एक बात और कही थी, रोल मॉडल का, या जो हमारे हीरोज होते, बच्चे जो होते हैं उनके सोसाइटी में कुछ हीरोज होते हैं, कुछ रोल मॉडल होते हैं। जब बच्चा उनको देखता है तो उनका बहुत तेजी से अनुकरण करता है और चीजों को सीखना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट उन्होंने बात कही हमारी, इसको रब कर दिया जाए पहले। नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें वो आता है परिपक्वता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता चला जाता है, जैसे जैसे हमें बोलने के लिए हमें जबान की, हमें गले की जो है जरूरत होती है, तो जैसे जैसे बच्चे के ये अंग जो है डेवलप होते चले जाते हैं, बच्चे का भाषा का विकास होता चला जाता है। हम देखते हैं कि अगर जब बच्चा पैदा होता है तो 0 से 3 मंथ तक सिर्फ जो है क्राई होता है, प्लस थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे कोइंग होता है, कुछ आवाजें वो निकालता है बच्चा, कुछ कोइंग करता है। तो 0 से 3 मंथ तक क्राई प्लस कोइंग होता है। लेकिन जब 3 से 12 साल का बच्चा हो जाता है तो यहां पे जो है बेबलिंग स्टार्ट होता है। बच्चा जो है कुछ बड़बड़ाने लगता है, बेबलिंग कहते हैं बड़बड़ाने को, कुछ वो निकालेगा आवाज, हल्की फुल्की एक आध चीज आवाज निकालेगा। इसमें भी जो बेबलिंग होती है 3 to 12 मंथ में, इसमें भी 2 तरीके की बेबलिंग होती है। सबसे पहला हमारी जो 3 to 6 मंथ जो होती है वो होती है हमारी मार्जिनल बबलिंग, मार्जिनल बेबलिंग। इन टर्म्स को एज इट इज याद कीजिएगा। और 6 to 12 मंथ जो होती है वो हमारी होती है कैनोनिकल, कैनोनिकल बेबलिंग। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे बच्चे का भाषा का विकास होता चला। इसके बाद क्या होता है, बच्चा जो है 1 वर्ड सीखता है, कोई भी जो मम्मी पापा एक एक वर्ड कहना सीखता है। इसके बाद 2 वर्ड, ठीक। इसके बाद मल्टी वर्ड, बच्चा जो है 1 वर्ड सीखा, 2 वर्ड सीखा, फिर जो है उसका पूरा एक सेंटेंस जो है सीख जाता है। तो ये था हमारा परिपक्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, जिसमें जो है बच्चे के जैसे जैसे हमारे जो स्वर तंत्र जो होते हैं, जो हमारे जो है जो बोलने के लिए हमारे जिन अंगों का यूज होता है वो डेवलप हो जाते हैं, तो बच्चा जो है बोलना सीखना स्टार्ट कर देता है। तो 0 से 3 मंथ तक क्राई प्लस कोइंग, 3 to 12 मंथ बेबलिंग। तो यहां तक ये सारी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है अनुबंधन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। जब बच्चा भाषा का विकास हो रहा होता है तब अगर उसके भाषा के विकास को और एनहांस करने के लिए अगर हम किसी चीज को अगर जो है किसी कॉन्क्रीट चीज से चीजों को लिंक कर दिया जाए, जैसे अगर मैं कहूं मार्कर, बच्चे के समझ नहीं आएगा मार्कर क्या होता है। मैं बच्चे को ये चीज दिखाऊं कि देखो ये इस तरीके का एक पेन टाइप कोई चीज होती है, कोई एक चीज होती है जिसमें एक निब होती है और इससे हम जो है बोर्ड पे लिखने का काम करते हैं। तो बच्चे की जो थिंकिंग है चीज को किसी
जो है कॉन्क्रीट चीज से, किसी जो है मूर्त चीज से अगर हम लिंक कर दें तो उसकी भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, जो जिसके बिना हमारे जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम उनकी बात ना करें तो हमारी बात पूरी नहीं होगी। वो है हमारी चॉम्स्की, नॉर्म चॉम्स्की। इसकी डिटेल्ड वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये हम जो है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम जो है बहुत शॉर्ट में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो है बच्चे में जो भाषा सीखने की एबिलिटी होती है वो जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात क्षमता। उन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है, बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। क्या होता है ये लेड? उन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, यूनिवर्सल ग्रामर। उन्होंने कहा कि जितनी भी भाषाएं हैं, कोई भी भाषाएं हो, हर एक का जो है जो कुछ ग्रामर है वो यूनिवर्सल है। उन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इनकी थ्योरी की जो आती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बात भी की थी, इन्होंने कहा था पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। बात समझ में आई? यहां पे पहले बच्चा जो है भाषा सीखता है, फिर भाषा के बाद उसके अंदर चिंतन पैदा होता है, चिंतन सीखता है बच्चा। लेकिन पियाजे ने इसका अपोजिट कहा। पियाजे ने कहा कि पहले बच्चे के माइंड में चिंतन होता है, पहले बच्चा जो थिंकिंग करता है, थॉट्स उसके अंदर आते हैं, फिर उन थॉट्स को व्यक्त करने के लिए बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो ये बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नॉर्म चॉम्स्की ने कही कि लैंग्वेज डेवलपमेंट पहले होगा, उसके बाद बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक, एज इट इज इसको याद रखना है। इन्होंने कहा कि 0 से 2 साल तक जो बच्चे के जो लैंग्वेज है और जो थॉट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो है एक साथ नहीं चलते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन 2 साल के बाद जो बच्चे के थॉट्स हैं और जो बच्चे जो लैंग्वेज है वो एक हो जाता है। शुरुआत में बच्चा कहना कुछ चाह रहा होता है, उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है, वो कह कुछ और रहा होता है, समझा नहीं। हम कहते हैं ना बच्चा समझा नहीं पा रहा है, चीजें नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तो अपनी बात को वो इजीली समझा देता है। तो उन्होंने कहा 0 से 2 साल तक लैंग्वेज एंड थॉट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। बात यहां पे क्लियर हुई। इन्होंने कहा कि जो हमारा जो लैंग्वेज एक्विजिशन ये डिवाइस है, ये 0 से 5 साल तक बेस्ट काम करता है, बेस्ट काम करता है। ठीक, इसके बाद ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है ना वो वीक होना स्टार्ट कर देता है। एक चीज उन्होंने और कही कि जो लैंग्वेज है उसकी जो है उसके 2 लेवल दिए इन्होंने। क्या लेवल दिए इन्होंने? 2। इन्होंने कहा एक सतही होता है, सरफेस लेवल उन्होंने कहा, एक उन्होंने कहा डीप लेवल। डीप लेवल, सतही लेवल पे उन्होंने कहा कि इसमें बच्चा शब्द तो जानता है लेकिन उन शब्दों की मीनिंग नहीं जानता। वो जानेगा ये इनको मम्मी कहते हैं, इनको पापा कहते हैं, लेकिन मम्मी पापा का मतलब क्या होता है वो नहीं जानता है। डीप लेवल पे क्या होता है? वो शब्दों को भी जानता है और उनके शब्दों के मीनिंग को भी जानता है। तो यहां तक बात क्लियर हुई सारी? ठीक, अब हम बात करते हैं भाषा विकार के बारे में, लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में। होता क्या है, जब किसी भी बच्चे को अपने स्वर यंत्रों, जैसे हमारा जो जीभ हुई, हमारा जो टंग हुई, हमारा गला हुआ, जैसे कि मैंने बताया था मैच्योरिटी वाली जो थ्योरी हमने बताई थी, जब वो चीजें अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं या बच्चे को उन पे कंट्रोल नहीं होता है तो भाषा विकार उत्पन्न हो जाता है, भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर हो जाता है। जब किसी भी बच्चे को लैंग्वेज डिसऑर्डर हो जाता है तो होता यह है कि वो समाज में जो है जाने से, इंटरेक्ट करने से लोगों से घबराता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्लासेस में भी वो जो है अच्छे से जो है इंटरेक्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से जब वो करता है तो उसकी एक पर्सनालिटी जो होती है वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होकर रह जाती है। इससे जो है बच्चे के जो है एजुकेशन पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर हम बात करें दोष के प्रकारों की तो इसमें ध्वनि परिवर्तन हुआ,
जो बच्चा शब्द कह रहा है उनके जो है उनका उसकी ध्वनि अलग निकलेगी, या जो है अस्पष्ट उच्चारण जो है बच्चे का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्लियर नहीं होगा, या फिर हकलाना, हकलाएगा, तुतलाएगा, तुतलाना, इसे हम स्टैमरिंग भी कहते हैं, स्टैमरिंग। या फिर जो है कुछ बच्चे जो होते हैं वो बोलते तो ठीक हैं लेकिन बहुत स्पीड से बोल के चले जाते हैं, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जो है समझ में ही नहीं आता ये क्या बोल के चले गए। तो ये सारे थे हमारे भाषा विकार, लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें जो मैं बताया मैच्योरिटी के बारे में, तो सबसे पहले बच्चे की हेल्थ कैसी है। अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो जाहिर सी बात है बच्चे का जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट भी ठीक होगा। हेल्थ कैसी है, बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल क्या है, इंटेलिजेंस का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, क्या क्लास में उसको पूरा चांसेस मिलता है, क्या सोसाइटी में उसको जो है इंटरेक्ट करने का पूरा चांसेस मिलता है, फैमिली किस टाइप की है, ठीक है, फैमिली किस टाइप की है, बर्थ का टाइप क्या है कि किस तरीके से जो है एक बच्चा पैदा हुआ, दो बच्चे पैदा हुए कि उसको पूरा न्यूट्रिशन मिला है कि नहीं मिला है। दूसरा बाइलिंगुअल है तो नहीं है, बाइलिंगुअल यानी द्विभाषिक, ऐसा तो नहीं है कि उसका जो है फादर जो है हिंदी बोलने वाला है, जो है मदर जो है तमिल मलयालम बोलने वाली है, या जो है पंजाबी बोलने वाली है, तो द्विभाषिक तो नहीं है। तो इससे भी बच्चे का फर्क पड़ता है। अगर मैं एकदम दो शब्दों में अगर बात कहूं तो जो लैंग्वेज को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं तो दो शब्द होंगे, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। जो जितने भी यहां पर फैक्टर्स आएंगे, कितने भी लिख दूं मैं, 50 लिख दूं, 100 लिख दूं, वो इन दो वर्ड्स में क्लियर एकदम जो है समा जाते हैं इन सब में। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का हमारे इंडिविजुअल की पूरी पर्सनालिटी पे फर्क पड़ता है कि हेरिडिटी जो अपने पेरेंट्स से जो है बच्चे को मिला है, और एनवायरनमेंट जो हमारा परिवेश जो होता है जिसमें बच्चा जो है इंटरेक्ट करता है लोगों से। तो हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही किसी भी बच्चे, किसी भी इंडिविजुअल की लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो यहां तक ये सारा क्लियर हुआ। ये अब तक का था हमारा भाषा के बारे में। आगे अब हम बात करेंगे चिंतन के बारे में। अब हम बात करेंगे चिंतन के बारे में, थिंकिंग के बारे में। जब हमें कोई भी समस्या आती है तो हम उसके समाधान के लिए कुछ हमारे माइंड में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम जो है चिंतन कहते हैं। और ये चिंतन हमारा जो होता है वो विश्लेषणात्मक होता है। कैसा होता है? विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल। कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके समाधान के लिए हम बहुत सी चीजों को जो है एनालिसिस उनकी स्टार्ट कर देते हैं कि ये चीज है तो ये हो सकता है, ये चीज हो सकता है, इस चीज को हम ये पार्ट कर करके हम चीजों को देखते हैं। तो ये विश्लेषणात्मक होता है, एनालिटिकल होता है। जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा प्रोसेस है, वो हमारी बहुत सारी जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर जो है, हमारा मानसिक संरचनाएं हैं, कई सारी चीजें होती हैं, उन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जी डिपेंड करता है हमारे कॉन्सेप्ट पे, संकल्पना, कि किसी भी चीज के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कहते हैं किसी भी चीज के बारे में अपना एक परसेप्शन, अपना एक नजरिया बना लेना। जैसे कि अगर मैं कहूं करेला तो दिमाग में आएगा ये कड़वा होता है, तो हमने एक परसेप्शन बनाया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी चीज के बारे में अपना कोई परसेप्शन, कोई कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना, इसी को हम कहते हैं संकल्पना या कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारा आता है तर्क, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो कुछ हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है, उसकी बेसिस पर अगर हम अपनी कोई बात रखते हैं, अपनी कोई चीज, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इसी को हम
आर्गुमेंट कहते हैं। अब हमारा आर्गुमेंट जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है या फिर डिडक्टिव हो सकता है। हमारा इंडक्टिव को हम कहते हैं आगमन और इसको हम कहते हैं निगमन। इंडक्टिव में क्या होता है, हमारा जो आर्गुमेंट जो होता है वो हमारा चलता है विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलता है, स्पेसिफिक टू जनरल। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं कि देखिए इस केस में ये हुआ था, इस केस में ये हुआ था, इस केस में ये होता है, हमारा भी ऐसा ही केस है तो इस केस में भी इसका रिजल्ट यही होना चाहिए। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, हम जो है स्पेसिफिक तथ्यों से हम किसी एक जनरल उस पे पहुंचना चाहते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन पे पहुंचना चाहते हैं। डिडक्टिव में क्या होता है, हमारे पास एक तथ्य होता है, एक जो है एक सॉल्यूशन होता है, उसके जरिए हम एग्जाम्पल से हम चीजों को अपने समझाना चाहते हैं। तो ये हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव हुआ। अगर हम बात करें कितने तरीके की थिंकिंग होती है, तो बेसिकली दो तरीके की थिंकिंग होती है, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। अगर हम टाइप्स ऑफ थिंकिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारी आती है ऑटिस्टिक थिंकिंग, जिसको हम कहते हैं स्वलिन। इस तरीके की थिंकिंग में हमारा वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। इस तरीके की जब थिंकिंग इंडिविजुअल कर रहा होता है तो वो सिर्फ एक फैंटेसी में होता है, ख्वाबों की दुनिया, फैंटेसी, ख्वाबों की दुनिया में होता है। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं होता। कोई संबंध इसका वास्तविकता से नहीं होता। नेक्स्ट हमारी जो आती है इसमें, वो आती है हमारी रियलिस्टिक थिंकिंग। यहां पे कर देते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग, जिसको हम कहते हैं यथार्थवादी। इसका संबंध हमारे रियल चीजों से होता है, जो हमारी रियलिटी से जुड़ी हुई होती है उससे उसका संबंध होता है। अगर हम बात करें यथार्थवादी की, तो यथार्थवादी भी तीन तरीके की होती है। इसमें हमारी सबसे पहली आती है हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसको रब कर देते हैं जिससे कि हमारे समझने में आसानी रहे। तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में, जिसको हमने पहला पढ़ा ऑटिस्टिक थिंकिंग, दूसरा पढ़ा हमने रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग में इसको ये भी तीन टाइप की होती है। नंबर एक होती है हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन। जब भी अभिसारी चिंतन होता है तब हमारा किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन। इसमें अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग, इस पे जरा गौर कीजिए। कन्वर्ज होना, किसी एक जगह, बहुत सी चीजें जो है किसी भी एक जगह पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट अभिसारी, किसी भी एक जगह पे कन्वर्ज होना कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। कोई भी एक सॉल्यूशन निकलना कन्वर्जेंट थिंकिंग ये कहलाती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्लोज एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड मतलब जिनमें आपको लिबर्टी नहीं होती है एक्सप्रेस करने की। अगर मैं आपसे पूछ लूं ताजमहल किसने बनवाया, तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। ये क्लोज एंडेड हुए। जैसे कि इसमें हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें चार ऑप्शन दिए होते हैं, हमें कोई एक चूज करना होता है। हमारे ट्रू फॉल्स आ गए, हमारे मैचिंग टाइप आ गए। इनमें जो है जिसमें हमें किसी एक सॉल्यूशन पे पहुंचना होता है वो हमारे कहलाते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन। इसमें हमारा नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंट का होता है डाइवर्जेंट। अब यहां क्या चीज हो रही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्ट होना किसी चीज का। तो जब अगर चीज डाइवर्ट होगी मतलब कोई एक पॉइंट है, यहां से जो है डाइवर्ट हो रही है चीज, तो ये कैसा हुआ, ये हमारा हुआ ओपन एंडेड। मैं आपसे कहूं ताजमहल की विशेषताओं के बारे में बताइए, तो कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। तो ये कैसे हुए हमारे ओपन एंडेड। ओपन एंडेड हमारे क्या होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब जब इस तरीके, इसमें एक चीज याद रखने की है, जब किसी भी
जगह पहुंचने के बहुत सारे किसी एक सोल्यूशन पे पहुंचने के बहुत सारे जब रास्ते हों, तब हमारी आती है यहां पे एक चीज इन्वॉल्व होती है, क्रिएटिविटी। कोई भी बच्चा होगा, कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर क्रिएटिविटी है उसके अंदर, तो उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी होगी। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्रिएटिविटी जुड़ी हुई होती है। हम कहें कि एक क्वेश्चन को बच्चा 5 तरीके से सॉल्व करता है, यानी कि क्रिएटिव बच्चा है। तो ये चीज क्लियर हुई यहां पे। पहला हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसपे एक सॉल्यूशन होता है, दूसरा हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग जो ओपन एंडेड होता है, और इसको रब कर दे रहे हैं यहां पे डाइवर्जेंट, या जिसको हम जो है अगर हम हिंदी में कहें अपसारी कहते हैं, अपसारी। ठीक, नेक्स्ट हमारी आती है, जो थर्ड आती है वो आती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है, आलोचना करना, क्रिटिकल चीजों को करना, एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना। एनालिसिस मतलब चीजों को पार्ट करके छोटे छोटे, किसको एक प्रॉब्लम है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और कुछ मीनिंगफुल निकालने की कोशिश करते हैं। सिंथेसिस में क्या होता है, हम जो है हमने कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है, छोटे छोटे चीजों को छोटे छोटे पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर लिया और कुछ मीनिंगफुल निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें होता यह है कि सारे जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए इंडिविजुअल जो है सारे सॉल्यूशंस को देखता है कि क्या ये फिट होता है, अगर ये फिट होता है तो उसमें मेरा कितना फायदा कितना नुकसान है, क्या चीजें कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। तो पूरा एक क्रिटिकल पूरा उसका जो चिंतन होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। जहां पे हमारा नुकसान फायदा पूरा सारी चीजें सोच के डिसीजन लिया जाता है, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें बच्चों को जो है इस तरीके के हमें जो है एजुकेशन देना चाहिए, इस तरीके से हमें अपने पढ़ाना चाहिए कि बच्चे सिर्फ जो हमने किया उसको मान ना लें, बल्कि जो है वो उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करें, उस पर रिफ्लेक्ट करें कि क्या जो है इसका कोई और तरीका हो सकता है इसमें जिसको हम और इफेक्टिव बना सकें। इसमें एक चीज और आती है, क्रिटिकल थिंकिंग में ही मेटा कॉग्निटिव चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मेटा कॉग्निटिव, जहां पे ये वर्ड मेटा लग जाए ना, तो वहां समझ लो कॉग्निशन का कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन मतलब, या कॉग्निटिव मतलब कॉग्निशन का कॉग्निशन। यानी मैं अगर कहूं मेटा एनालिसिस, इसका मतलब हुआ एनालिसिस का एनालिसिस, कि पहले से कोई एनालिसिस की हुई है उसकी भी एनालिसिस। तो मेटा कॉग्निशन मतलब कॉग्निशन का कॉग्निशन। तो क्रिटिकल थिंकिंग में मेटा कॉग्निटिव चीजें भी होती हैं। तो ये था पूरा हमारा लैंग्वेज एंड थिंकिंग के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।